लिंकेज चल रहा था ना, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे लिंकेज में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमने टेंडेंसी तक लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज inversely proportional to strength of linkage inversely proportional to distance between them, distance between them। मतलब ये क्रोमोसोम है बेटा, यहां पे एक जीन है और एक यहां पे जीन है, ठीक है। अगर इनका डिस्टेंस बढ़ता है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता है बेटा, तो लिंकेज की प्रोबेबिलिटी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो लिंकेज क्या होगा बेटा, घटेगा। ये डिस्टेंस है और ये लिंकेज है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, frequency of crossing over in bracket recombination, बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है तभी तो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ब्रैकेट रिकॉम्बिनेशन between linked genes is directly proportional to the distance between two। मतलब अगर डिस्टेंस इन दोनों जीन्स के बीच में बढ़ता है बेटा, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर इनका डिस्टेंस बढ़ता है बेटा, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ये अलग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब रिकॉम्बिनेशन वो प्रोड्यूस करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1% recombination is considered to be 1% recombination, 1% recombination मैं समझा चुका हूं कल का। recombination is considered to be equal to 1% recombination is equal to 1 सेंटीमॉर्गन या cm, 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट, 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और इसी को हम बोलते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं क्रॉस ओवर वैल्यू। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और क्रॉस ओवर वैल्यू इज इक्वल टू, कल हमने बताया था आप लोगों को, नंबर ऑफ recombinant divided by total number of offsprings multiply by 100। ये हो जाएगा क्या बेटा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, है ना, परसेंटेज में हम लोग निकाल लेंगे, और ये इक्वल टू और लेस देन 50 होगा, 50 से कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
या ऐसे लिखो, linked genes occur in the same chromosome. Linked genes occur in the same chromosome. ऐसा नहीं कि दो क्रोमोसोम के जीन्स को आप लिंक्ड जीन बोल दोगे, या ऐसा नहीं है। लिंक्ड जीन हमेशा रहेंगे कहां पर? सेम क्रोमोसोम से ही बिलोंग करेंगे, लीनियरली होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they lie in a linear, they lie L-I-E in a linear sequence in the chromosome. Linear sequence in the chromosome. Next point, there is a tendency to maintain, there is a tendency to maintain the parental recombination of genes, except for occasional crossing over, है ना? मतलब ये मेंटेन करने के लिए होता है लिंकेज, जो पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन होता है उसको मेंटेन करके रखता है। इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं बेटा, कल वाली क्लास में हम लोग तो देखा था, क्या देखा था कि बेटा जो येलो एंड व्हाइट येलो एंड ये व्हाइट जो विंग कलर था, येलो बॉडी कलर था, वो जो है बहुत टाइटली एम्बेडेड था एक दूसरे से, ये एक दूसरे से बहुत टाइटली एम्बेडेड है, समझ रहे हो? तो दे शो वेरी लिटिल रिकॉम्बिनेशन, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे। कितना परसेंट बेटा? 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो किए थे। इसी तरह से बेटा मिनिएचर विंग जो था और व्हाइट, मिनिएचर बॉडी और व्हाइट विंग्स पर टाइटली एम्बेडेड था, लेकिन इससे कम टाइटली एम्बेडेड था। उसने शो किया बेटा 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो वही बात है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख चुके हैं। अब आता है बेटा लिंकेज ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है बेटा? मान लो ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ना, कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। तो जितना डिप्लॉयड सेट का क्रोमोसोम होता है उसका हाफ, मतलब 23 पेयर है तो 23 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ लिंकेज ग्रुप होते हैं। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम बेटा ये है, तो इसमें जितने भी जीन्स हैं इनका एक लिंकेज ग्रुप है, इनका एक अलग ग्रुप है। दूसरे इसमें जो है क्रोमोसोम इनका अलग ग्रुप है अपना। ठीक बात है ना? समझ में आई बात? और ये दोनों होमोलोगस में तो दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे हम। एक बात है ना? तो लिखिए लिंकेज ग्रुप में नंबर ऑफ लिंकेज प्रेजेंट in an organism is equal to its haploid number of chromosome. For example, in pea plant, there is 14 chromosome. 14 होता है,
तो 7 पेयर में होता है। सो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज, सो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू 7। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है बेटा 14, तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा 7, क्योंकि 7 पेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन ड्रोसोफिला, दूसरा एग्जांपल, इन ड्रोसोफिला में कितना होता है लिंकेज ग्रुप बेटा 4, मतलब उसमें 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इन ह्यूमन कितना होगा 23 होगा, समझ गए, इन ह्यूमन 23। इन मेज बताओ, किसी को याद है कितने पेयर होते हैं? 10 पेयर होते हैं मेज में, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये लिंकेज ग्रुप है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई हाइब्रिड, याद रहे मैं ट्राई हाइब्रिड बोल रहा हूं, ट्राई हाइब्रिड नहीं, ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड लिखिए, क्वेश्चन लिखो, a tri-hybrid cross is carried out, a tri-hybrid cross is carried out and a ratio of, and a ratio of, and a ratio of 1:6 ratio x ratio 20 ratio x ratio 6 ratio 1, 16x 20x 6 1 is obtained, is obtained. Find the value of x, find the value of x। बेटा उनका जो प्रोजेनी का रेशियो है वो ये मिला था, रेशियो समझ रहे हो, ये रेशियो मिला था। तो बेटा टोटल नंबर, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ना, क्रॉस कौन सा है, ट्राई हाइब्रिड है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितना होना चाहिए आप बताओ? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितना बनेगा इसमें बेटा? निशान, अरे वाह रे बेटा वाह, एक्स होगा। थैंक यू बेटा, इतना फटाफट तूने निकाल लिया, बहुत बढ़िया किया। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी होगा 64, तो इनका सम कितना होगा 64, ठीक बात है 64 होगा। फिर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 15 होगा बेटा, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू क्या होगी 15 होगी, गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। डाई हाइब्रिड में 16 से प्रोजेनी होती है, ट्राई हाइब्रिड में 64 होगी, सिंपल सी बात है। अब लिखो बेटा सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन, बेटा सेक्स डिटरमिनेशन में सबसे पहले 1891 में, इन 1891 हैंकिंग ऑब्जर्व, हैंकिंग याद रहे नाम, हैंकिंग ऑब्जर्व, उन्होंने देखा बेटा सबसे पहले मेल ग्रास, मेल ग्रास हॉपर, है ना, और फीमेल ग्रास हॉपर।
इन दोनों में ऑब्जर्व किया बेटा कि ये जो होता है मेल वो हेटेरोगैमेटिक होता है। हेटेरोगैमेटिक मतलब मेल ग्रासहॉपर जो गैमीट प्रोड्यूस करता है बेटा वो डिफरेंट टाइप का होता है। समझ रहे हो ना? हेटेरोगैमेटिक का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स क्या होता है बेटा? दो तरह का होता है। दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है ये। हेंगिंग ने देखा था सबसे पहले बेटा 1891 में। गैमीट विद एक्स बॉडी, याद रहे एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम नहीं पहले कहा गया, एक्स बॉडी, गैमीट विद एक्स बॉडी मतलब ऐसा गैमीट जिसमें कि एक्स बॉडी थी, और दूसरा गैमीट विदाउट एक्स बॉडी। ठीक, गैमीट विदाउट एक्स बॉडी मतलब दो तरह का गैमीट प्रोड्यूस करता है मेल ग्रासहॉपर। ऐसा देखा हेंटिंग में। फीमेल ग्रासहॉपर जो होती है बेटा ये होमोगैमेटिक होती है। होमोगैमेटिक प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। ये सारे एक ही जैसे गैमीट्स बनाती हैं। और वो गैमीट्स क्या होता है बेटा? गैमीट विद एक्स बॉडी, गैमेट विद एक्स बॉडी। ठीक बात है। अब होता क्या, उन्होंने देखा कि बेटा अगर गैमेट विद एक्स बॉडी फ्यूज्ड विद गैमेट विद एक्स बॉडी, देन वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? अगर इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ होता है तो क्या बनेगा? फीमेल। और अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है बेटा तो वो बनेगा मेल। तो मेल और फीमेल के प्रोड्यूस होने का जो रीजन बताया था हेंटिंग ने, वो यही बताया था गैमेट्स विद एक्स बॉडी एंड गैमेट्स विद विदाउट एक्स बॉडी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। सेक्स डिटरमिनेशन हम पढ़ रहे हैं बेटा, शुरुआत कहां से हुई है उसको हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा बेटा, एक्स बॉडी वाज लेटर ऑन, लिखो एक्स बॉडी वाज लेटर ऑन आइडेंटिफाइड एज एक्स क्रोमोसोम, आइडेंटिफाइड एज एक्स क्रोमोसोम, लिख लो। इन grasshopper male has, in grasshopper male has number of X chromosome, in grasshopper male has a number of X chromosome is one less than female, is one less than female। बात समझ में आ गई? मतलब कि मेल ग्रासहॉपर में बेटा जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल से एक कम होगा। सीधी सी बात है, इसमें दो होता है इसमें एक होगा, इसमें तो होता ही नहीं। ठीक बात है, सोमैटिक सेल में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यहां तक सबको समझ में आया? समझ में आया तो एस लिखो बेटा, एस लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम हेडिंग देने जा रहे हैं बेटा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब लिखते हैं बेटा क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ क्रोमोसोमल
mechanism of sex determination, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आज कितने हो आप लोग? 16 15 लोग हैं। आज 2 लोग एब्सेंट हो गए, 1-2 लोग एब्सेंट हो गए, पता नहीं क्यों। चलो बेटा देखो, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में बेटा 2 बात हो सकती है, या तो मेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा या फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। तो अगर मेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं मेल हेटेरोगैमेटिक, और फीमेल प्रोड्यूस करेगी तो उसको बोलेंगे बेटा फीमेल हेटेरोगैमेटिक। तो पहला केस लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मेल हेटेरोगैमेटिक, मेल हेटेरोगैमेटिक, और दूसरा फीमेल हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, अब मेल हेटेरोगैमेटिक में भी बेटा 2 बात हो सकती है। यहां तक दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। चलो ये यहां तक ठीक है। मेल हेटेरोगैमेटिक में 2 बात हो सकती है, या तो ये XX एंड X0 टाइप होगा, या XXXY टाइप होगा। देख लो बेटा अच्छी तरह, XXX0 टाइप मतलब कुछ ऐसे मेल होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स के मेल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो दूसरा वाला है एक्स बॉडी होती ही नहीं है। समझ रहे हो, एक्स बॉडी होती ही नहीं है। ये देखो ह्यूमन का ये मेल है, ये मेल है, समझ रहे हो, ये मेल। आप इसको मत समझ लेना कि ये मेल है, हमने मेल हेटेरोगैमेटिक लिख रखा है, मतलब ये मेल है और ये मेल है। यहाँ पे ये तो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर कोई पूछे तो मैं बताऊंगा XXX0 टाइप, XXXY टाइप, ऐसा बोलूंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखते हैं बेटा, इसका एग्जांपल लिखते हैं। ग्रॉस हॉपर आपने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी हम लोग देखें। और एक और एग्जांपल इसका है फेमस, जो आप पहले से भी ये भी जानते हो, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच। और इसका एग्जांपल है बेटा आप ह्यूमन, और दूसरा एग्जांपल है ड्रोसोफिला। इसका एग्जांपल है ड्रोसोफिला। ठीक बात है। अब इधर देखते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटिक, जब फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, Z0 टाइप, Z0 टाइप एंड दूसरा होता है वही किसी के जैसा है ZZZW टाइप। ठीक है, अब ये फीमेल है, यहां ये फीमेल है, याद रहे ये फीमेल है और ये भी फीमेल है। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चे? बटरफ्लाई, पिजन डक। एग्जांपल बटरफ्लाई, पिजन डक, DUCKS,
है ना, पीजन डक। एक और है, एक इंसेक्ट होता है छोटा छोटा, मोथ। ठीक है, जेड 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 मतलब बर्ड, बर्ड्स में होते हैं, आप पहले से जानते होंगे। बर्ड्स है, फिशेस है, सिल्क वर्म है, बर्ड्स है, सिल्क वर्म है, फिशेस है, some reptiles and some reptiles। ठीक बात है। तो ये हो गया बेटा क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये बात, समझ गए, सबको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, वो लिखिए। इन केस ऑफ worm बोनेलिया, in case of worm Bonellia, BONELIA, Bonellia, sex determination by, कुछ अलग तरह का सेक्स डिटरमिनेशन में लिखवा रहा हूं आप लोगों को इसके अलावा। इन केस ऑफ वर्म बोनेलिया, सेक्स डिटरमिनेशन बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सेक्स डिटरमिनेशन अकर बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, that is free living worms develop into female, whereas those worms which are present in reproductive tract of female worm develop into male। जो उसमें डेवलप हो जाते हैं बेटा, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, वो मेल होते हैं। जो बाहर तुरंत निकल आते हैं वो फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। ऐसा है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण ऐसा होता है। आपको बस एग्जांपल याद रखना है, ज्यादा इसमें रीजन नहीं देखना है ना। दूसरा लिखो, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, environmental factor is responsible for determination of sex, लेकिन कुछ ही स्पीशीज में, कुछ ही स्पीशीज में। नेक्स्ट पॉइंट, in case of plants such as some plants such as melandrium, in case of melandrium, coccinia, sex determination mechanism is XY टाइप। बड़ा चमत्कारिक लग रहा है ये XY टाइप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। अब नेक्स्ट हम पर चलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। मुझे बताना पड़ेगा या आप पहले से जानते हो? शायद आप लोग जानते हो, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी पहले से पता है आप लोगों को तो एस लिखिए, नहीं पता है तो नो लिखो। अगर आप लोग नो लिखोगे तो मैं बताऊंगा, एस लिख दोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा। अर्पण वर्मा, मतलब मैं बता दूं, अर्पण
अर्पण वर्मा, मैं बताऊं बेटा? अच्छा, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में मैंने हनी बी कब कराया था, आपको याद नहीं है? क्वीन होती है बेटा, ड्रोन्स होते हैं। चलो देखो, फटाफट बताऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ उसको ना, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। हेडिंग है तो सेक्स डिटरमिनेशन मेथड इन हनी बी, है ना? इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन भी बोलते हैं बेटा। इसको हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन भी बोलते हैं, है ना? क्वीन जो होती है बेटा वो डिप्लॉयड होती है, मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बनाएगी, तो ये गैमेट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये कुछ सीधे डेवलप हो जाएंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं इसको, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं इसमें से कुछ, और ये बना लेंगे ड्रोन्स। ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसमें कोई फादर नहीं होता, है ना? इसमें आप लोग जानते हो, है ना? In case of honeybees there is no father as well as no son, कोई इनका बेटा नहीं है, कोई बाप नहीं है। यहाँ सीधे सीधे मेल जो होते हैं, मेल, ये ड्रोन्स क्या होते हैं बेटा? ये मेल डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होते हैं? हनी बी जो क्वीन होती है ना, उसके एग से सीधे डेवलप हो जाते हैं। समझ में बात आई? तो ये हैप्लॉइड मेल होते हैं, इसको हम ड्रोन्स बोलते हैं। और माइटोसिस के थ्रू बेटा, माइटोसिस के थ्रू ये n नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और ये क्वीन के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, यही ड्रोन्स पॉपुलेट करेंगे इसके साथ, ठीक बात है? और ये प्रोड्यूस करेंगे टू एंड डिप्लॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जितने भी जाइगोट बनते हैं बेटा, ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। एक तो ये वन क्वीन, या तो क्वीन में डेवलप हो जाएगी, ये बहुत कम ही डेवलप होते हैं, एक हाइट में, एक मतलब के छत्ते में एक ही होता है। और मैक्सिमम किस में डेवलप होंगे बेटा? मैक्सिमम डेवलप होंगे वर्कर्स में। वर्कर्स क्या होती है? डिप्लॉयड फीमेल होती है, डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल फीमेल ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, ये नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती। क्यों? क्यों? Abdominal gland of the queen secretes some chemicals which is responsible for sterilization of workers. Workers जितने भी होते हैं बेटा को स्टेलाइज कर देता है, इनफर्टाइल बना देता है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं बेटा। तो सेक्स डिटरमिनेशन के अलग तरीके का हैप्लॉइड डिप्लॉयड, मतलब देखो ये हैप्लॉइड ड्रोन्स बन गया, डिप्लॉयड जो स्टेराइल है वो वर्कर्स हैं, डिप्लॉयड जो फर्टाइल है वो क्वीन है। ठीक बात है, समझ में आ गया होगा? सबको समझ में आ गया बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? इसलिए लिखा था ना, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में बेटा देखो, ह्यूमन में क्या होता है बेटा कि जो मेल होता है, आप पहले से जानते हो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी। मेल को होता है इसमें 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है बात? 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। इस 44 क्रोमोसोम को हम और क्या बोलते हैं? इन्हीं को तो बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स बोलते हैं बेटा, ठीक है? और ये जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा XY, इसको हम एलोसोम बोलते हैं, ALLO, एलोसोम। एलोसोम को हम
एडायोसोम्स भी बोल सकते हैं, IDIO, इडायोसोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। या ये जो प्रोएलोसोम्स है बेटा, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अलग तरीके के हैं, तो अलग तरीके के हैं मतलब दोनों अलग अलग है, क्रोमोसोम एक्स और वाई अलग है, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम, हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट, मॉर्फो मींस मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम या हेटेरोक्रोमैटिक, हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम्स, हेटेरो मींस डिफरेंट, क्रोमैटिक मींस कलरिंग पिगमेंट, मतलब कि हेटेरोक्रोमोसोम इसमें ज्यादा होते हैं। हेटेरोक्रोमोसोम आप जानते हो अच्छी तरह से, नहीं जानते हो तो फिर से हम एक बार अभी अगले चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उसकी बात करेंगे हम हेटेरोक्रोमोसोम, ठीक है ना। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब ये जो मेल है बेटा, मेल वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है, ये आप पहले से जानते हो, मुझे कुछ उसमें नया चीज नहीं बताना है। मतलब ये दो तरह का गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब कि क्या होता है ये हेटेरो गैमेटिक, या तो 22 प्लस एक्स वाला गैमेट प्रोड्यूस करेगा बेटा, या 22 प्लस वाई वाला गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब याद करने वाली चीज क्या है बेटा, 22 प्लस एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल बेबी, फीमेल बेबी ये, और फीमेल को हम गाइनो बोलते हैं बेटा, फीमेल को क्या बोलते हैं, गाइनी वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम क्या, और ये है क्या, स्पर्म है, मेल गैमीट है, तो गाइनोस्पर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, इसका नाम क्या रखेंगे, गाइनोस्पर्म। अगर हम आपको गाइनोस्पर्म बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि फीमेल गैमीट है ना, गाइनोस्पर्म मेल गैमीट है, लेकिन दोज मेल गैमीट which have X क्रोमोसोम, ठीक है, 22 प्लस X क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, 22 प्लस, इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेल बेबी, है ना, तो मेल को क्या बोलते हैं, एंड्रो, तो एंड्रोस्पर्म, एंड्रोस्पर्म, इसको बोलेंगे बेटा एंड्रोस्पर्म। कितनी आसान चीज है, बहुत कठिन नहीं है ये, है ना, एंड्रोस्पर्म। अब उधर देखते हैं फीमेल में क्या होता है बेटा, फीमेल में बेटा, फीमेल में भी 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है, ये जो 44 है बेटा ये है ऑटोसोम्स, और ये जो एक्स है इसको क्या बोलेंगे, फीमेल का यही तो है एलोसोम्स, है ना। अच्छा, एलोसोम्स का एक और नाम है भाई, मैंने लिखा नहीं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, है ना, एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ये बेटा हेटेरोमॉर्फिक नहीं है, फीमेल में हेटेरोमॉर्फिक नहीं है, याद रखना, फीमेल में क्या है, होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक है, गैमेट्स सेम टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब ऑलवेज ये होमोगैमेटिक लिख देता हूं यहां पे मैं, होमोगैमेटिक, तो मतलब 22 प्लस एक्स वाला ही गैमेट ऑलवेज प्रोड्यूस करेगा, और इसी को बोलते हैं बेटा एग, एग सेल, या आप लोग ओवम बोलते हो, जो भी हो, एग सेल, है ना, होमोगैमेटिक एग सेल। अगर आप ये तो जानते हो कि अगर ये और ये फ्यूज होता है तो फीमेल
और ये फ्यूज होता है तो मेल। तो मेल और फीमेल बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा? मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल का कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक बात है ना? ठीक है। अब कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बेटा जो एक्स क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, जो अभी आगे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में यहीं पे बता देता हूं आपको ताकि आगे और आसानी हो जाए। ठीक है ना? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है उसको मैं मिटा देता हूं। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है बेटा, या हीमोफीलिया, दोनों में एक ही चीज होती है। कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है ना, वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक, कहां पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो अगर मान लो ये मेल है और ये फीमेल, इसके पास जो 22 है वो कॉमन है, उसको मैं लिख नहीं रहा। यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो है बेटा एक्स क्रोमोसोम पे होता है। अगर यहाँ पे जीन है तो ये क्या हो जाएगा? मेल के पास, मेल के एक्स क्रोमोसोम में अगर जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, तो मेल क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड। और फीमेल में बेटा अगर एक्स पे होगा भी, एक सिंगल एक्स पे होगा, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस उसको तो नहीं होगा डिजीज। हाँ, वो कैरियर जरूर हो सकती है लेकिन खुद उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक हेल्दी एक्स क्रोमोसोम अवेलेबल है। ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है बेटा, F1 जनरेशन में, इन F1 जनरेशन ये X अगर इससे फर्टिलाइज होता है तो ये वाली ये अगर इससे फर्टिलाइज होता है बेटा तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक, अगर यही इसके साथ फर्टिलाइज होता है तो फिर यही कंडीशन आएगी, सेम सेम आएगी। अब देख लो, ये X इससे या इससे फर्टिलाइज होगा तो यही कंडीशन होगी। अगर ये इसके साथ हो या इसके साथ हो तो ये कंडीशन होगी। मतलब इन दोनों का जो प्रोजेनी होगा बेटा, कलर ब्लाइंडनेस मेल एंड नॉर्मल फीमेल की जो प्रोजेनी होगी, उसमें जितने भी मेल होंगे वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। देख लो, मतलब अगर पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज, कलर ब्लाइंड है, तो उनका बेटा जो है कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता, चाहे जितने भी बेटे हों। ठीक है, हाँ ये जरूर, उनकी बेटी भी नहीं होगी कलर ब्लाइंड, लेकिन ये कैरियर होगी बेटा। ये क्या होगी? कैरियर होगी। अब आगे देखो, ये नॉर्मल आ गया, ये कैरियर हो गई। अब क्या होगा? F1 जनरेशन की बात है ये है F1 जनरेशन। अब क्या होगा बेटा, अगर इसकी मैरिज कहीं और हुई, किसी से भी हुई, तो उसका जो बेटा होगा बेटा, सन होगा, वो कलर ब्लाइंड पक्का होगा। वो कैसे? देखो, पक्का क्या होगा? मतलब 50% चांस है होने के, 50% चांस है होने के। देखो, इसकी मैरिज अगर ये F1 था, इससे हो गई, नॉर्मल है ये, इसके साथ हुई, तो प्रोजेनी क्या हो सकती है? ये एक्स इसके साथ जाएगा तो देखो ये कंडीशन हो जाएगी। ये एक्स अगर इसके साथ जाएगा बेटा तो नॉर्मल हो गया। ये वाई अगर इसके साथ आया तो एक्स वाई ऐसा हो गया।
और ये y अगर इसके साथ आया तो ऐसा हो गया। तो देखो ये जो मेल है बेटा ये कलर ब्लाइंड है, तो जितने भी मेल होंगे उनके 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने के। तो अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है बेटा, देखो फादर से जो नेक्स्ट अगले जनरेशन में मेल को आता है जीन्स, वो उसकी डॉटर के थ्रू आता है, उसके डॉटर के थ्रू आता है, समझ रहे हो। और फीमेल में अगर ट्रांसफर होगा बेटा तो उसके सन के थ्रू जाएगा, ये कहने का मतलब। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस। देखो ये फादर है तो इसके डॉटर के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के मेल में आएगा, समझ रहे हो। हाँ ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। एक चीज और है होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक, नेक्स्ट हेडिंग दो, होलैंड्रिक जीन्स। होलैंड्रिक जीन्स लिखिए, those genes which are present on Y chromosome, those genes which are present on Y chromosome, जो Y chromosome पे होते हैं, those genes which are present on Y chromosome are known as Holandric genes. Holandric genes. They are passed from only father to son. जैसे एग्जाम्पल, होलैंड्रिक जीन का एग्जाम्पल, ये फीमेल में होता ही नहीं। होलैंड्रिक जीन जैसे TDF, पहला एग्जाम्पल TDF मतलब टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिकुलर डिटरमाइनिंग फैक्टर टेस्टिस बनाने में हेल्प करता है बेटा, ये जीन होता है, मैंने आपको बताया था। दूसरा है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस मतलब एक्सेसिव हेयरनेस ऑन पिन्ना, कान के ऊपर बहुत ज्यादा बाल आने। किसी को देखा होगा कि बहुत ज्यादा बाल कान पे होते हैं, बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं बेटा हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ऑन पिन्ना, ईयर पिन्ना, ठीक है। एक और है परक्यूपिन, तीसरा होगा परक्यूपिन स्किन, मतलब मेल की स्किन सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी हार्ड होती है। फीमेल की स्किन जो है बेटा थोड़ी सॉफ्ट होती है, पाम भी थोड़ा सॉफ्ट होता है उनका, है ना। ये है। नेक्स्ट लिखिए, अब ये तो होलैंड्रिक भी फिनिश हो गया बेटा। अब है कुछ क्वेश्चंस लिख लो, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कम से कम तो कर लेंगे, अभी टाइम है 2 मिनट। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। A married couple have 4 daughters. A married couple have 4 daughters. A married couple have 4 daughters. Then what is the probability? Then what is the probability that their fifth child, probability that their fifth child will be a boy. Fifth child will be boy, मतलब पांचवा, सॉरी 3 है ना, तो हमें कहा पांचवा जो प्रोजेनी आएगी बेटा, उसके मेल होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? उसके पास पहले से 4 लड़कियां हैं। बहुत सही जवाब,
बहुत सही आंसर, बहुत बढ़िया। पहले से आप लोग सब लोग जानते हो 50%, वेरी गुड, 50%। ठीक है, अब हम लोग बेटा बाकी का नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे।